हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 72 कर रहे हैं। ये 20 जनवरी के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आज हमें मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेंडल कौन था। मेंडल ने ऐसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे जिससे कि साइंस की ब्रांच, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स, उसकी शुरुआत हुई थी। इसीलिए उसे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। मेंडल यूज्ड प्लांट्स दैट फॉर प्योर ब्रीडिंग homozygous for a trait and considering contrasting characters. He crossed plants with contrasting characters and studied the progeny of the first and second generations. Further, he calculated ratios of the plants with contrasting character. मेंडल ने ऐसे प्लांट्स की प्योर ब्रीडिंग करवाई जो कि होमोजाइगस थे। होमोजाइगस का मतलब होता है जिनके पास में दो एक ही तरह के जीन्स हों। जैसे कि अगर प्लांट टॉल है तो उसके लिए हम कैपिटल टी एक जैसे यूज करें और इसके अंदर जो जीन्स हैं उनकी जो क्वालिटी है वो भी सेम हो। हेट्रोजाइगस की कंडीशन में प्लांट के पास में दो अलग अलग तरह के जीन्स होते हैं। एक जीन जो उसे बड़ा बना सकता है, हाइट बड़ी कर सकता है, और दूसरा जीन उसे छोटा कर सकता है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। चलिए मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में जानें। वाइल परफॉर्मिंग क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स विद पाइसम सेटिवम, उसने पाइसम सेटिवम लिया जिसे हम गार्डन पी बोलते हैं। मेंडल नोटिस दैट द ट्रेट्स ऑफ द पेरेंट्स डिड नॉट ब्लेंड। फॉर एग्जांपल, अ टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट had offsprings that were either tall or short but not medium in height. उसने जब टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को लिया और उनकी आपस में क्रॉस करवाई तो उससे उसको जो रिजल्ट मिलना चाहिए था, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? अगर हम टॉल और ड्वार्फ प्लांट यानी शॉर्ट प्लांट को लेते हैं और दोनों के जीन उसमें अवेलेबल हों तो इससे क्या मिलना चाहिए? आप जरूर कहेंगे मीडियम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे रिजल्ट मिला टॉल प्लांट। इसका क्या कारण था? For example, a tall and a short plant had offsprings that were either tall or short but not medium in height. Such observations led him to research further. और इसकी वजह से उसने आगे रिसर्च की कि ऐसा क्यों हुआ कि मीडियम हाइट के प्लांट क्यों नहीं मिले। He performed a series of experiments with almost 30,000 plants with various contrasting characters. उसने 30,000 प्लांट्स के साथ में एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर अलग अलग characters present थे. Based on his experiments, he formulated some laws which are very important in studying about heredity and inheritance. और उसने जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए तो उसने कुछ लॉज फाइंड आउट किए जो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के पढ़ने में हमें बहुत हेल्पफुल हैं. इफ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ प्लांट्स दैट वर क्रॉस पोलिनेटेड विद ट्रू ब्रीडिंग for violet flowers with plants true breeding for white flowers, the resulting hybrid in F1 generation are had all violet flowers. After self-pollination in F2 generation, 3/4 of plants had violet flowers, while 1/4 had white flowers. So the ratio 3:1 phenotypic ratio was found. उसने जब ऐसे प्लांट को लिया जिसके पास में वॉयलेट फ्लावर था और दूसरा ऐसा प्लांट जिसके पास वाइट फ्लावर था और इनके पोलन ग्रेन को दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचाया और पोलिनेशन किया, तो उसके रिजल्ट से जो सीड बना, जब उस सीड को ग्रो किया तो ग्रो करने के बाद उस सीड के जो सभी फ्लावर्स पर्पल आए, कोई भी वाइट फ्लावर उसको नहीं मिला। इससे उसने ये कंक्लूजन निकाला कि पर्पल कलर अगर प्रेजेंट है तो वह वाइट कलर को एक्सप्रेस नहीं होने देता और इससे उसका लॉ आ गया जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। जब भी कोई प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब किसी करेक्टर को पास ऑन करता है नेक्स्ट जनरेशन के पास में, तो उसको शो करने के लिए उसके पास में दो जीन्स होते हैं या जिसे हम कहते हैं जीन्स के पेयर होते हैं। जीन्स के पेयर को हम अलील बोलते हैं। तो यहाँ पर दो अलील लिए गए हैं। इन अलील्स में से आप देखेंगे एक को हमने कैपिटल पी से दिखाया है। कैपिटल पी पर्पल कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल पी वाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी पेरेंट से कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं तो
पहले गैमीट्स बनते हैं, जिसके बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन जब फीमेल फ्लावर के ओव्यूल तक पहुंचते हैं और उसे फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो उस वक्त ये पोलन ग्रेन गैमीट की फॉर्म में होते हैं, और जब गैमीट चलते हैं तो गैमीट का नंबर हाफ हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जब गैमीट बनेंगे तो हम दोनों पी को अलग अलग कर देंगे। ऐसा हम मेल के और फीमेल के दोनों के केस में करेंगे। इसके बाद ये इंडिपेंडेंटली कंबाइन हो सकते हैं, ऐसा मेंडल ने समझाया। 50% कैरेक्टर्स मेल से आते हैं और 50% फीमेल से आते हैं। तो इसकी वजह से प्लांट के पास में एक जीन मेल का और एक जीन फीमेल का पहुंचा। जैसे कि यहाँ कलर की केस में, फ्लावर के कलर के केस में देख सकते हैं कैपिटल पी और स्मॉल पी, तो हमारे पास में एक जीनोटाइप आ गया। इस तरह से रिप्रेजेंट करने को हम जीनोटाइप बोलते हैं। इसी तरह से अगर ये वाला पी इस दूसरे स्मॉल पी से कंबाइन करेगा, तब हमारे पास कैपिटल पी स्मॉल पी, ये नेक्स्ट जीनोटाइप आ गया। इसके बाद क्योंकि इस फर्स्ट पी की बारी हो चुकी है, अब नेक्स्ट पी इधर से मेल से आया, ये फीमेल से आया, और यहाँ पर हमारा कैपिटल पी स्मॉल पी, ये हमारा एक और जीनोटाइप बन गया। फिर हम लेते हैं एक और बार, क्योंकि ये आपस में चारों कंबाइन होंगे तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस आएंगे। तो इन कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि क्या सिमिलरिटी है। सभी में एक कैपिटल पी और दूसरा स्मॉल पी आया, और सारे पर्पल कलर दिखा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पर्पल कलर डोमिनेट कर रहा है। जब हमने इन प्लांट्स को ग्रो किया तो इनसे सबसे पर्पल फ्लावर मिले, लेकिन अगर हम इन्हें आपस में क्रॉस करवा दें, यानी कैपिटल पी स्मॉल पी वाले को कैपिटल पी स्मॉल पी वाले के साथ सेल्फ क्रॉस, तो इससे वजह से हमें जो गैमिट्स मिलेंगे वो देख लेते हैं। पेरेंट्स के लिए हम यहाँ पी लिखेंगे और गैमिट्स के लिए हम यहाँ जी लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गैमिट्स बनाने के लिए हम 50-50 सेग्रीगेशन कर देंगे। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन। सेपरेशन होने का कारण ये है कि ये जीन्स एक दूसरे से चिपक के नहीं चलते। अगर ऐसा होता नहीं तो हमें वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं मिलती। जब F1 के पेरेंट्स को हम कंबाइन करवाते हैं तो उससे जो रिजल्ट मिलता है तो उसे हमें F2 बोलते हैं। फिर से हमने लिया, तो हमने इसको करने के लिए सबसे पहले देखना है कि यहाँ से कैपिटल पी लिया, दूसरा कैपिटल पी लिया। अब इसका कॉम्बिनेशन इसके बाद करने के बाद दूसरे वाले के साथ कर लेंगे, तो 2 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो लिख लेते हैं पहले कैपिटल पी, एक कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरा इसकी बारी इस वाले के साथ में, कैपिटल पी स्मॉल पी, हमारे पास आया कैपिटल पी और स्मॉल पी। तीसरा देख लेते हैं। अभी इस पहले ने इस दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन कर लिया है, अब इसकी बारी है इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन करने की। ये स्मॉल पी आया और यहाँ से आया कैपिटल पी। जब भी हम लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम कैपिटल वाले को पहले लिखें, स्मॉल वाले को बाद में लिखें। तो इस तरह से हमारे पास एक और कैपिटल पी स्मॉल पी आ गया। अभी इसने फर्स्ट के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, अब इसकी बारी नेक्स्ट के साथ कंबाइन करने की है। स्मॉल पी और स्मॉल पी, यहाँ से हमारे पास आए 2 स्मॉल पी। जब ऐसा हुआ तो प्लांट के पास हम देखते हैं 3 जगह कैपिटल पी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, जबकि लास्ट वाले में स्मॉल पी हैं। जब उसने प्लांट्स को इस तरह से ग्रो किया तो उसने एक F2 जनरेशन में यानी कि सेकंड जनरेशन में ये पाया कि 3 टाइम्स यानी 3 गुना प्लांट्स तो पर्पल कलर के थे, जबकि थोड़े से प्लांट वाइट कलर के थे। उससे उसने यह कंक्लूजन निकाला कि जो पर्पल कलर है वो डोमिनेटिंग कलर है, वो अपने आप को डोमिनेट करता है, जबकि वाइट कलर रिसेसिव कलर है। इसी क्रॉस को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये कैपिटल पी को 2 बार लिया, स्मॉल पी को। इस तरह की कंडीशन को हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। इससे सिर्फ हमें जो रिजल्ट मिले वो सारे हमें मिले एक कैपिटल पी इधर से, एक स्मॉल पी इधर से। तो फर्स्ट जनरेशन में जो इनिशियल फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हमें
सभी पर्पल फ्लावर मिले। इसका मतलब पर्पल कलर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया जबकि वाइट कलर एक्सप्रेस नहीं कर पाया। जब इसी को हमने सेल्फ क्रॉस कर दिया तो सेल्फ क्रॉस करने के बाद जैसा भी हमने कैलकुलेट किया था 3 हमें पर्पल कलर के फ्लावर मिले जबकि वाइट कलर का हमें एक ही फ्लावर मिला। जैसे कि हम यहाँ पुनेट स्क्वायर से भी देख सकते हैं। पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए हम इस तरह का एक बॉक्स बनाएंगे। पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए हम इस तरह का एक बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स में एक तरफ कैपिटल पी स्मॉल पी जो कि हमें एक पेरेंट से मिला और फिर दूसरे पेरेंट से भी हमें कैपिटल पी स्मॉल पी मिला, वो लिख लेंगे। इनको हम आपस में कंबाइन करेंगे। कैपिटल पी आ गया, इधर से कैपिटल पी स्मॉल पी आ गया, इधर से कैपिटल पी स्मॉल पी आ गया। स्मॉल पी इन चारों में से कितनी बार है? यहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ एक बार स्मॉल पी है और 3 बार कैपिटल पी है। इसका मतलब 3:1 का रेशो आया। जिस रेशो में हम सिर्फ कलर की बात करते हैं उसे हम फिनोटिपिक रेशो कहते हैं। यहाँ पर क्योंकि 3 पर्पल और एक वाइट, हम यहाँ पर कलर देख रहे हैं या फिजिकल फीचर्स देख रहे हैं, तो फिनोटिपिक रेशो क्या मिला? 3:1। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेंडल ने अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट इन अ heterozygote when the two traits are present in pair are different, one is dominant and other is recessive। जब 2 ट्रेट एक साथ हों जिसमें एक करेक्टर डोमिनेंट हो दूसरा रिसेसिव हो, वन ट्रेट विल मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर ट्रेट। तो एक ट्रेट या एक करेक्टर दूसरे करेक्टर को मास्क कर देता है, उसको हाइड कर देता है जबकि वह प्रेजेंट है। rather than both alleles contributing to a phenotype, the dominant allele will be expressed exclusively। और ये दोनों फिनोटाइप यानी फिजिकल फीचर बनाने के काम नहीं आ रहे हैं, सिर्फ कैपिटल वाला ही काम आ रहा है। द रिसेसिव अलील विल रिमेन साइलेंट, जैसे कि ये साइलेंट हो गया है, बट विल बी ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग बाय द सेम मैनर। लेकिन ये ऑफस्प्रिंग के पास यानी नेक्स्ट जनरेशन के पास तो ट्रांसफर हो सकता है, इन विच द डोमिनेंट अलील इज ट्रांसमिटेड। और डोमिनेंट अलील होते हुए भी ये ट्रांसफर हो सकता है। द रिसेसिव ट्रेट विल ओनली बी एक्सप्रेस्ड, ये तभी जब ही एक्सप्रेस हुआ, इसने कलर तभी दिया जब ये होमोजाइगस कंडीशन में 2 स्मॉल पी के रूप में आया। जब भी ये कैपिटल पी के साथ आया ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। दैट हैव 2 कॉपीज ऑफ 2 दीज अलील्स, डोमिनेंट ट्रेट इज एब्सेंट। यह सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट की एब्सेंस में ही काम कर पाता है। These offsprings will breed true when self crossed। और जब इन्हें सेल्फ क्रॉस करवा दिया जाए यानी कि स्मॉल पी वाले को स्मॉल पी वाले के साथ में, तो हर एक जनरेशन में हमें एक ही रिजल्ट मिलेगा यानी वाइट फ्लावर। तो रिसेसिव प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा रिसेसिव की ही प्रेजेंस की ज़रूरत है, इसमें हमें वेरिएशन नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम डोमिनेंट को रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं और फिर उसका सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, तो सेल्फ क्रॉस करवाने के टाइम यहाँ पर क्योंकि दोनों के पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हमें 3:1 का रेशो मिलता है। डोमिनेंट द ट्रेट विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ड्यूरिंग F1 जनरेशन। डोमिनेंट ट्रेट कौन सी होती है? जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करती है उसे हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। पेरेंट्स दिखाए हुए हैं और ये इसकी फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में किसने एक्सप्रेस किया? पर्पल ने। इसका मतलब पर्पल डोमिनेंट है। रिसेसिव ट्रेट विच इज मास्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील, वो ट्रेट या वो करेक्टर या वो फीचर जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में मास्क हो गया है, छिप गया है, उसे हम रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। इसी तरह के एग्जाम्पल और भी हैं जैसे रिंकल्ड सीड्स एंड वाइट कलर फ्लावर। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ हम एक ही करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फ्लावर कलर को स्टडी किया। This law explains that the pair of alleles segregate from each other during gamete formation so that only one allele will be present in each gamete। इस लॉ से हमें ये पता चलता है कि जब पेयर ऑफ अलील प्रेजेंट होते हैं तो
जब वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ही यानी कि कैपिटल पी और स्मॉल पी एक दूसरे से अलग अलग हो गए और सेपरेट हो करके फिर मेल और फीमेल से आए हुए गैमीट कंबाइन होकर एक नया कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेंडल proposed this law after observing that pea plant with two different traits produce offsprings that all express the dominant trait, but the following generation express the dominant and recessive trait in 3:1 ratio. फर्स्ट जनरेशन में पी प्लांट में ऑफस्प्रिंग ने सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट दिखाई। बच्चों इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखना कि फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट दिखाई जाएगी, जबकि फर्स्ट जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवाने से जो सेकंड जनरेशन मिलती है उसमें हमें 3:1 का रेशियो मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही ऑब्जर्व दैट ट्रेट्स which were absent in first generation had reappeared in F2 generation। ऐसा ट्रेट या ऐसा फीचर जो कि फर्स्ट जनरेशन से पहले था, फर्स्ट जनरेशन में नहीं आया, लेकिन एक जनरेशन की गैप के बाद फिर से आ गया। इसी ट्रेट को हम रिसेसिव बोलते हैं। लेट अस प्रैक्टिस नाउ। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील्स? Dominant expresses itself during F1 generation, example round seed and violet colored flower. Recessive that masked by the presence of dominant allele, for example wrinkled seed and white colored flower. Draw a sketch of monohybrid cross showing law of segregation. यहाँ पर ये जो क्रॉस दिया हुआ है ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को शो कर रहा है और लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी शो कर रहा है। आपको यही क्रॉस बनाकर दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन हेट्रोजाइगस। अ कंडीशन इन विच allele four contrasting traits are present। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेट में बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। कि एक ट्रेट इनहेरिट तो हो जाती है, जैसे कि स्मॉल पी यहाँ पर कैरी ऑन तो हो गया लेकिन वो यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। हमें यही एक्सप्लेन करना है, तो इसके लिए हम इस क्रॉस को ड्रॉ करेंगे और इसके बाद इसमें यहाँ पर लिखेंगे allele for white color was present in F1 generation but it was masked by dominant allele so it could not express itself. Question number 5, work out a cross between tall and dwarf pea plant if tall T is dominant or dwarf plant small t and find phenotypic and genotypic ratio of F2 generation. इसे हमें बिल्कुल इस क्रॉस की तरह करना है। सबसे पहले हम कैपिटल टी पेरेंट्स के लिए और स्मॉल टी दूसरे पेरेंट के लिए लेंगे। जब हम इनसे क्रॉस करवाएंगे तो एक जीन या गैमीट हमें एक पेरेंट से मिलेगा और दूसरा हमारे दूसरे पेरेंट से आएगा। ये हमारी F1 जनरेशन हो गई। F1 जनरेशन में हमें सभी टॉल प्लांट मिलेंगे। टॉल इसका फिनोटिपिक रेशो है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इसका जीनोटिपिक रेशो है। इसके बाद इसकी सेल्फिंग करवाई गई। सेल्फिंग करवाने के बाद इसको यहाँ पर 2 बार लिखा गया है। फिर इससे बने गैमीट्स 4, जो कि 2 इधर से और 2 इधर से आए। इसके बाद इन गैमीट का जब रिकम्बिनेशन करवाया गया तो उससे जो हमें जनरेशन मिलती है उसे हम F2 जनरेशन बोलते हैं। यहाँ पर हमें F2 जनरेशन में 3 टॉल प्लांट्स मिले जबकि एक शॉर्ट प्लांट मिला और 3:1 का रेशो रहा। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।